नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं के कब्र खोदने वाले विवादित बयान पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीएम मोदी ने 17 दिनों में तीसरी बार इस बयान को लेकर कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया। कर्नाटक के मांड्या में मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस कब्र खोदने में व्यस्त है, लेकिन मोदी विकास में व्यस्त है। मोदी के बिग अटैक का सिलसिला यही नहीं रुका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को यह पता ही नहीं है कि लोगों का आशीर्वाद ही मोदी का सुरक्षा कवच है। पीएम मोदी का अपमान कांग्रेस को पहले ही भारी पड़ चुका है। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके पीएम के खिलाफ नफरती बयानों का सिलसिला थम नहीं रहा है। विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने पीएम मोदी की तुलना महाराष्ट्र के धृतराष्ट्र से कर दी है, महाभारत के धृतराष्ट्र से कर दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदू संगठनों पर मुस्लिम लड़कियों के धर्म परिवर्तन का संगीन आरोप भी लगाया। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी मोदी सरकार पर डर और नफरत की राजनीति का आरोप लगा चुके हैं। राजनीति के जानकार पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी की टाइमिंग को सियासत के चश्मे से भी देख रहे हैं। ऐसे में बड़े सवाल क्या हैं, वो आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल तो यह कि पीएम मोदी पर मौलाना जहरीली बात आखिर क्यों कर रहे हैं। सवाल यह कि मोदी पर इल्जाम का मकसद क्या उन्हें बदनाम करने का है, जो बार बार इस तरह की बात की जा रही है। पीएम का बार बार अपमान करके क्या मोहब्बत की दुकान खोली जा सकती है, और क्या यह खोलने की कोशिश हो भी रही है। सवाल यह भी है कि जम्मू कश्मीर में अगर अमन चैन है तो क्या फारूक इसी से बेचैन हो रहे हैं। और सवाल यह कि मोदी असल में बहाना है और इनका मिशन 2024 असली निशाना है। ऐसे ही तमाम सवालों पर ताल ठोकेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस मामले में अब तक की अपडेट एक छोटी सी रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त है और मोदी गरीब का जीवन आसान बनाने में व्यस्त है। वो कहते हैं मर जा मोदी, देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा। नरेंद्र मोदी जो मौजूदा दौर के धृतराष्ट्र हैं, उनसे ये सवाल करता हूं। खालिस्तान की मांग अगर गलत है तो हिंदू राष्ट्र की मांग भी गलत है। ये वक्त आपको पुकार पुकार कर कह रहा है कि अब ये वक्त दलित मुसलमानों को मिलकर अपने नेता को बनाना पड़ेगा। अगर आप अपने नेता को नहीं बनाएंगे तो फिर इसी तरह से आपको रोना पड़ेगा। अब तक लोगों को इन्हीं चक्रों में फंसाते रहोगे कि ये होगा वो होगा। कितना धर्म का इस्तेमाल किया गया। हिंदू को डराया गया कि मुसलमान तुम्हें खा जाएगा, मुसलमान को डराया गया हिंदू तुम्हें खा जाएगा। 22 से 24 करोड़ मुसलमान हैं, क्या उनको समंदर में फेंकोगे? देश के टुकड़े होने का अंदेशा है, देश में हिंदू मुस्लिम बंटवारे का अंदेशा है, और देश में एकता और बराबरी का सबके साथ सलूक होना चाहिए। पहले कब्र वाला वार और इसके बाद नॉन स्टॉप प्रहार। इसका हासिल क्या है, इससे मिला क्या है, और पीछे अतीत में देखेंगे तो उसका हासिल क्या है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनका परिचय पहले मैं आपसे करा दूं, इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत अखिलेश प्रताप सिंह जी आपका। कपीश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कपीश जी आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में संगीत रागी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आ रहा हूं अखिलेश प्रताप सिंह जी आपके पास, और आपने सुना होगा 17 दिन के अंदर तीसरी बार प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग तो कब्र खोदने में व्यस्त हैं, मेरा काम विकास करना है, मैं विकास के कार्य संपन्न करा रहा हूं, मैं उसमें व्यस्त हूं। क्या कहेंगे आप?
बहुत दुख होता है कि हमारे इतने गौरवशाली देश के प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा। बहुत दुख होता है कि हमारे प्रधानमंत्री के लिए आचरण के अनुरूप जिस प्रकार की मर्यादित भाषा होनी चाहिए उससे बहुत ही निम्न भाषा। पूरा देश शर्मसार होता है प्रधानमंत्री जी आपकी इन तरह की भाषाओं से। आपको देश के गौरव का ख्याल रखना चाहिए। अब देश के प्रधानमंत्री हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, बीजेपी आरएसएस के बयान देख ही नहीं पाते हैं कि बस उन्हीं के वो प्रधानमंत्री हैं। इस तरह की भाषा क्या शोभनीय है क्या? बार बार अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप कह रहे हैं कि आपको दुख होता है। मुझे एक बात बताइए, आपको इस बात पे दुख नहीं होता कि सबसे पुरानी पार्टी के नेता, आपको नहीं होता क्या? नहीं, इस बात के सबसे पुरानी पार्टी के नेता ये नारा लगाएं कि प्रधानमंत्री की कब्र खुदेगी? आप पता न किसने नारा लगाया, कौन है, अननोन आदमी। लेकिन उसी कर्नाटक में, कर्नाटक प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद 2 दिन पहले, जिस कर्नाटक में आदरणीय मोदी जी हैं, 2 दिन पहले उन्होंने राहुल जी के लिए क्या कहा? वो उनको याद है कि नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को या आपको, कि राहुल गांधी शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? वो याद है कि नहीं याद है? नहीं याद होगा, वो नहीं याद आपको होगा। तकलीफ है तो आप भी मुद्दा उठाइए। दिल्ली में सालों किसान चौक, प्रधानमंत्री के लिए जो बात कही, सुनिए जनाब, नहीं धीरज रख के सुन रहे हैं ना, आपकी बात ही सुनना, आपकी बात सुनाने के लिए आपको बुलाया है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको किसी बात पर आपत्ति हुई तो आप भी जनता के बीच ले जाइए कि हमारे साथ गलत हो रहा है, गलत बयानबाजी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ले जा रहे हैं, तो इसमें क्यों दुख हो रहा है आपको? ये जो है अपने अपने स्तर की बात है। आपने अपना स्तर बता दिया कि अगर प्रधानमंत्री, किसी को दुख हो रहा तो जनता में जाए जी, किसी को दुख हो रहा तो जनता में जाए, किसी को बात है तो। अरे भाई, एक मर्यादा भी होती है किसी व्यक्ति की कि वो किस स्थान पे बैठा है, उसे किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए जी। एक लोक लाज होता है इस तरह के बड़े पदों पे बैठे लोगों का। प्रधानमंत्री जी को पता न किस आदमी ने कहां क्या कह दिया वो याद है, 1 महीने से बोल रहे हैं। उनके बगल में खड़े रहे होंगे प्रदेश अध्यक्ष जी, जो 2 दिन पहले राहुल जी के लिए क्या बोला वो याद नहीं है। दिल्ली में हजारों किसान सालों डेरा डाले रहे, वो नहीं सुनाई देता है। पूरे देश में बहू बेटियां जला जला के मारी गई, पूरा देश उद्वेलित हुआ, वो कान में नहीं पड़ता है। चीन हमारे सरहदों में घुस आ रहा है, सब कुछ बना डाला है, कब्जा कर डाला है, वो नहीं सुनाई देता है। उस पर देश सुनना चाहता है, वो वक्तव्य नहीं आएगा। दरअसल में है क्या राम मोहन जी, आप हम सब लोग जब छात्र जीवन में बचपन में रहे होंगे तो जब क्लास में कोई बच्चे पूरा होमवर्क करके नहीं आते हैं और पता होता है कि आज उसकी क्लास लेंगे टीचर जी, तो पहले से भूमिका बनाने लगता है। कहता सर जी देखिए वो मुझे ऐसा बोल रहे हैं, वो मुझे इस तरह से चिढ़ा रहे हैं, वो मुझे इस तरह से कर रहे हैं। वो सिंपैथी गेन करने के क्या, क्योंकि उसने होमवर्क किया नहीं है, काम जो वादे करके आना था वो किया नहीं है। आप तो आपको लग रहा है देश में ठीक, बस इतना सा सवाल है, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। काम करके आए नहीं, लेकिन ये सिंपैथी गेन करने का हर बार आप लोग चुनावों से ठीक पहले मौका जरूर दे देते हैं। ये आप लोगों का होमवर्क बड़ा अच्छा है। आपको लगता होगा मैंने कहा ना, उस पर आपकी जुबान नहीं खिल रही है कि कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष जो सांसद भी हैं उन्होंने क्या राहुल जी के लिए कहा। नहीं, मैंने तो आपको भी कुछ नहीं कहा, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री उसको जनता के बीच ले जा रहे हैं। आपके नेता को किसी बीजेपी के नेता ने अपशब्द कहे, आप जनता के बीच ले जाइए। अगर जनता को लगेगा कि ये बहुत गलत बात है, आपके नेता को जिताएंगे, उनको हराएंगे। यही मैंने यही तो लोकतंत्र है। मैंने कहा ना, बात गलत होना सुनिए, बात गलत या सही होना दूसरा विषय, पहले ये है कि आपके अपने मर्यादा के, ठीक है, मर्यादा की बात है। शहजाद पूनावाला है हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। तो आप ये प्रधानमंत्री की मर्यादा को शोभा नहीं देता, अखिलेश जी का ये कहना है। देखिए, जनता से हारे तो कभी भ्रष्टाचार के सहारे और कभी मरने मारने के ऊपर उतर आ रहे, और ये पहली बार नहीं। उन्होंने कहा अननोन किसी ने चिल्लाया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। क्या सुबोधकांत सहाय हिटलर की मौत मरेगा बोलते हैं वो अननोन है?
क्या असलम शेख जो इनके नेता है बड़े महाराष्ट्र से, उन्होंने कहा मोदी डैश डैश की मौत मरेगा, अननोन है। क्या मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो, ये अननोन है। जो चन्नी जी ने सेलिब्रेट किया पंजाब में जिस प्रकार से खतरा आन पड़ा मोदी जी के सुरक्षा को लेकर, क्या वो अननोन है। उनके नेता ने कहा था हाउस द जोश इस पूरे घटनाक्रम पर, ये अननोन है। क्या औकात दिखा देंगे, मधुसूदन मिस्त्री ने कहा, ये अननोन है। 80 से ज़्यादा गालियाँ देना, ये सारे अननोन है। और बाकी सब छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ क्यों। आज भारत अमृत काल में है और कुछ पार्टियां अंतिम काल में। अब 3 राज्य के चुनाव हुए भारत जोड़ो यात्रा के बाद, पहले राज्य के चुनाव थे। वहां पर मुस्लिम क्रिश्चियन भी आबादी ज़्यादा थी, वहां पर ट्राइबल आबादी भी ज़्यादा थी। पर वहां पर किस प्रकार से जैसे डोडो पक्षी विलुप्त हो गया, वैसे कांग्रेस भी विलुप्ति की ओर है। 8 मिले 180 सीट में। अब इसको किस प्रकार से व्याख्या करेंगे, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी कोई योजना भेजते हैं तो माधव, मोहित, मोहम्मद, सैंड्रा, सुल्ताना, शिल्पा सभी को मिलता है, परंतु दूसरी ओर जिस प्रकार की तुष्टिकरण की राजनीति, और मैं इसको कहता हूं बीबीसी, ये बीबीसी है। इनका काम क्या है, भ्रष्टाचार बचाओ, भाईजान को भड़काओ और चोर 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 चोर, सब चोर को बचाओ जब करप्शन पर कार्रवाई हो। तो ये जो बीबीसी मंडली है ये इसी पर उतर आई है। आखिरी सवाल मेरा पूछना है, देखिए एक व्यक्ति से विरोध करते करते आप उनको गाली दें, पार्टी का विरोध करें, सब चलता है, परंतु अखिलेश जी अगर आपके परिवार में कभी कोई झगड़ा हो तो आप अपने परिवार की शिकायत पड़ोस में नहीं करेंगे। आप कोई भी व्यक्ति अपने बाप की शिकायत पड़ोस में जाके नहीं करता, मेरा बाप खराब है। पर एक ऐसे होमवर्क करे बिना आए हुए स्टूडेंट है जो यूके में भी होमवर्क करे बिना जाते हैं और कहते हैं विदेशी धरती पे कि विदेशी ताकत आओ और मेरे घर में घुस जाओ और मेरे मामलों के अंदर दखल दो। वो निकोलस बर्न के पास जाते हैं और कहते हैं कि आइए हस्तक्षेप करो। पाकिस्तान मणिशंकर अय्यर पहुंचते और बोलते हैं कि मोदी को हटाना है, हमसे नहीं हो पाएगा, आप आकर हमारी सहायता करो। तो ऐसे होमवर्क किए बिना हुए जो व्यक्ति है जो विदेश में लेक्चर देने जाते हैं, लेकिन उनका क्या कहेंगे इस विषय पे? अखिलेश जी के पास वापस चला जाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आपकी पार्टी के नेता जैसे उदाहरण दे रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी, मर्यादाओं का ख्याल तो दोनों तरफ से रखा जाना चाहिए ना। देखिए ऐसा है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि राजनीतिक जब जीवन में होते हैं तो शब्दों का चयन हमें बहुत सोच समझ के और करना चाहिए, परंतु मेरा सवाल यह है दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। जब देश के सर्वोच्च स्थान एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति की मौत की कामना और खुद प्रियंका वाड्रा ने उनको नीच कहा, और केवल उनको नहीं उनके पूरे समाज को, उनके पूरे घांची ओबीसी समाज को नीच कहा, तब अखिलेश जी ने कौन सा स्टैंड लिया वो बता दे। मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी हो या कोई भी हो और कोई भी मेडिकल कंडीशन हो उस पर कतई नहीं बोलना चाहिए, परंतु प्रधानमंत्री जी की पूरी जाति, समाज, परिवार को गाली देने वाले इनके साथी प्रवक्ता, उन पर आज क्या स्टैंड है बताइए एक बार। अखिलेश प्रताप सिंह जी बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए ये लोग जब कांग्रेस पे उंगली उठाते हैं तो ये लोग आमंत्रण देते हैं कि मोदी जी ने जितनी अमर्यादित भाषाओं की शुरुआत की थी, मोदी जी ने शुरू की थी। जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, फ्रिजियन बछड़ा, आपके नाना नानी, दादा दादी पैसा लाए थे क्या, तमाम है, कई 100 है, सैकड़ों के भाव है मेरे पास, डेट वाइज सारा डिटेल है। मैं नहीं गिनाना चाहता क्योंकि वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। हम अपनी मर्यादा जानते हैं, कोई अपनी मर्यादा न जाने तो भाई वो उसका समस्या है। यही प्रधानमंत्री जी हैं। गुजरात का चुनाव चल रहा था पिछले साल, दिल्ली में एक राजनयिक के घर पे एक पूर्व प्रधानमंत्री, एक पूर्व रक्षा हमारे सेनाध्यक्ष और पूर्व उपराष्ट्रपति का डिनर हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात में क्या बोल रहे थे, पाकिस्तान से साजिश जोड़ रहे थे। अरे भैया जो आपसे असहमत है वो पाकिस्तानी है, जो आपसे मतभिन्न है वो दंगाई है, आतंकी है, खालिस्तानी है, नक्सल है, सब कुछ है। एक आप ही राष्ट्रभक्त हैं। वो लोग राष्ट्रभक्त बताते हैं, वो लोग अपने आप को बड़े अच्छे बताते हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारी, और आज भी गोली मारने वालों को महिमा मंडित करते हैं, गोली मारने को सही ठहराते हैं। हालांकि हमारे वाले कहते हैं मैं मन दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। वो क्या बोल रही हैं, अरे भाई आप मर्यादा खुद भूल रहे हो, इतनी ओछी राजनीति में आप उतर आते हो। आप प्रधानमंत्री और 9 वर्षों से आपके पास काम होता तो आप काम गिनाते। आपके पास अगर काम किए होते तो आप कहते देखो मेरे भाइयों बहनों, मैंने वादा किया था 2022 में आपको सबको पक्का घर दूंगा, मैंने आपको पक्का घर दे दिया ना, उस घर में LED लाइट दे दिया ना, उसमें पाइप दे दिया ना,
पाइप में पानी दे दिया ना, उसमें गैस चूल्हा दे दिया ना, जवाब लीजिए, उसमें शौचालय दे दिया ना, किसानों का दोगुनी कर दी ना, बुलेट ट्रेन मैंने चला दी ना। अरे ठीक कैसे भाई, मुद्दे की बात हो रही, सुन लीजिए। नहीं, मुद्दे की बात है, जवाब देना पड़ेगा आपको। ये बात नहीं है, इसलिए आप भाग रहे हैं। वो तो भाग रहे हैं, आप क्यों भाग रहे हैं? रुक जाइए, इसी पे जवाब, मैं उनके वादे की मैंने किसी के बीच में नहीं बोला था। अखिलेश जी, अगर ये इस मुद्दे से भागेंगे, आपकी बात का उत्तर नहीं देंगे तो मैं ट्रिलियन इकोनॉमी बना दी ना। ठीक है, विषय पे आते हैं। अब बहुत अच्छी बात है। अब मुझे लगता है राम जी, बात नहीं, यही विषय है। अखिलेश जी, अब आपको विषय दिख गया। अखिलेश जी, जवाब तो लीजिए ना। वादे हम याद दिला रहा हूं, तो आप भागने लगे। तो शांत रह के दूसरे को भी सुने। मेरे भाई, आपने जो विषय उठाए उनके जवाब ना मिले, टोकूंगा मैं। अब मुझे लगता है एक एक करके तो मैं रुक मैंने जाता अपनी बात सुनी है, लेकिन 3-4 मिनट बोले हैं। ठीक है, प्लीज राम जी, मुझे लगता है बाकी पैनलिस्ट अपनी बात का उत्तर ले लीजिए। आपने कहा ना कि कई मुद्दे ऐसे हैं जिनके जवाब प्रधानमंत्री को देने अब चाहिए, वो एक मिलेंगे एक आपको। करके मैं बात रखता हूं। पहली बात, सबसे पहले राममोहन जी, तो मेरी देखिए बात हो राम जी, जाए। आपको सुनिश्चित मेरी करना बात है हो जाए। डिबेट में मैं स्टूडियो में अखिलेश जी, बैठा हूं। देखिए, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है। ये कोई बात नहीं है। मैं अभी तक मैं अपनी बात रख चुका होता। तो अभी आपने बात रख दी ना सर। रख चुका होता। आपने कहा कि मकान नहीं मिले, आपने कहा रोजगार नहीं मिला। मैं जवाब तो दे रहा हूं। पीसीआर भी कर सकता है इसमें कार्य। अरे अभी रखने दीजिए अखिलेश जी, मैं आ रहा हूं दोबारा। अभी लंबी 1 घंटे की बहस है। देखिए, अब 1 घंटे की बहस है, दूसरे पॉइंट पे फिर आ जाएंगे। इन पे जवाब ले लीजिए। ये कंटिन्यूटी के सब्जेक्ट हैं। ये हाँ, तो कंटिन्यूटी पहले मकान पे और जल पे बात हो जाए, इसके बाद दूसरे हिस्से में दूसरे बात कर लेंगे। रुक जाइए सर, अरे प्लीज। तो अब जवाब लीजिए ना। एक एक करके देखिए। एक व्यक्ति बोलेगा, अभी 3 पैनलिस्ट और बाकी हैं। अखिलेश जी, आप 1 घंटे तो हम ही को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप ठीक है, खामोश होकर के तो आप जवाब नहीं लेना चाहते अखिलेश जी, मुझे लगता है। आप अपनी तकरीर करने के लिए आए लगता है। जब 2 लोग बोल रहे हैं तो सुनाई नहीं देगा। केवल भाषण से बात नहीं बनती ना, उत्तर लेना पड़ेगा आपको। उत्तर लीजिए। अगर आपके विषय पर उत्तर ना आए तो फिर मैं बात करूंगा। अखिलेश जी, माफ कीजिएगा शहजाद जी, मेरी बात तो पूरी हो जाने दिया करें। इसके बाद आ रहा हूं मैं, फिर कंप्लीट करेंगे। नहीं सुन सकते। ठीक है, बोलिए शहजाद जी, उत्तर दीजिए इसके बाद। पीसीआर सहयोग करेगा। 2 मिनट इनको शांत कराने में रह गए और 4 मिनट इन्होंने बोला है, तो मुझे 2 मिनट दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो महात्मा गांधी का महिमा मंडन करने वाले, उनके हत्यारे का महिमा मंडन करने वाले बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश की इकाई में है। सोनिया गांधी ने उसको स्वागत करके ज्वाइन करवाया, तो उस पर जवाब दे दे अखिलेश जी। दूसरी बात, देखिए, कौन पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाता है? पुलवामा आतंकी हमला नहीं है, ये कौन से बच्चे ने कहा होमवर्क करे बिना? किसने 370 पर पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाया? कौन पाकिस्तान गया था? प्रधानमंत्री को हटाना है, जरा समर्थन दे दीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, उसके सबूत दीजिए। खून की दलाली है, ये किसने कहा? और चलिए अब आते हैं विषय पर मैं पूछना चाहता था कि ये पुराना एक ब्रोकन रिकॉर्ड होता है ना, अखिलेश जी का भी ब्रोकन रिकॉर्ड है। दुनिया चपटी थी, मोदी जी आए तब गोल हुआ ना। अब मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूं। अरे अखिलेश जी, बताइए, 2014 के बाद 3 करोड़ आवास प्रधानमंत्री ने गरीबों के बनाए ना? आपने कितने बनाए ना? जरा नंबर गिनवाइएगा। अगले उसमें 80 करोड़ लोगों को राशन दिया ना? आपने कितने लोगों को राशन दिया? जरा गिनवाइएगा। 6 करोड़ से ज्यादा लोगों के घर में नल से जल लगाया ना? आपने कितने लोगों के नल से जल लगवाया? जरा बताइएगा। 35 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना दी ना? आपने कितने लोगों को योजना दी, वो जरा गिनाइएगा। 48 करोड़ लोगों को अकाउंट से जोड़ा ना? आपने कितने लोगों को अकाउंट से जोड़ा था? जरा गिनवाइएगा। 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दी ना? राजस्थान में कितनी किसानों की कर्ज माफी की, जरा बताइएगा। एक बार बताइएगा कि 11 करोड़ टॉयलेट हमने बनाए ना? कितने टॉयलेट आपने बनाए थे 10 साल में यूपीए के? जरा गिनवाइएगा। अब मैं चाहता हूं कि अखिलेश जी, एक बार 70 एयरपोर्ट इन्होंने बनाए 70 वर्ष में, हमने 8 वर्ष में 70 एयरपोर्ट बनाए। इन्होंने 5 शहर में मेट्रो दी, हमने 27 शहर में मेट्रो दी। इन्होंने 7 IIT IIM बनाए, हमने 7 IIT IIM एक 8 साल के कार्यकाल में बनाए। इन्होंने 7-8 एम्स बनाए, हमने 15 एम्स और उसमें जोड़ दिए। अब अखिलेश जी, मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूं, बाकी सब छोड़ दीजिए। 10वें स्थान पर थी हमारी अर्थव्यवस्था, आज 5वें स्थान पर है। पर कैपिटा इनकम को दुगना किया। ये फैक्ट है ना या नहीं है? अब बोलेंगे दुनिया चपटी थी, अब मोदी जी आए तब गोल कर दिए। पर एक आंकड़ा अगर ये पूरी डिबेट में गिनवा दे कि कितने गरीबों के घर बनाए, तो मैं आपको बोलूंगा कि अखिलेश जी, आप महान हैं। बताइए कितने गरीबों के घर बनाए आपने? ठीक, 10 वर्ष में कितने बनाए? 70 वर्ष में कितने बनाए? अखिलेश प्रताप सिंह जी, उत्तर दीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास। ठीक, सुनिए। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया, उसके आगे से शुरू कर रहा हूं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये 2022 घर कितने बनाए गरीबों के? 18 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
बीच में नहीं, जी बीच में नहीं, कोई ना एंकर बोलेगा ना आप बोलेंगे, जिस तरह से अखिलेश प्रताप सिंह जी उसे बोलेंगे। अखिलेश प्रताप जी आपको मैंने गिनवाया ना 5 ट्रिलियन 5, अब फिर वही एक करके एलिमेंट शुरू हो गए। साहस रखिए सुनने का, यही होती है। आंकड़े गिनवाए ना, सुनता आपने क्या किया ना, बताइए तो। हाँ, मैं सुना रहा हूं ना, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई ना, हर खेत को पानी मिल गया ना, हर घर को शौचालय मिल गया ना, कुपोषण मुक्त हो गया ना, शौचालय हर घर को मिल गया है, 100% है। यही जानकारी का अभाव है। बीच में नहीं करके जाया करें, बीच में नहीं, आप छोड़ के गए 38% पे, आज 100% कवरेज है, सुन लो महाशय है। सुन, बीच में नहीं मेरे भाई, डिस्टर्बिंग एलिमेंट। जी बोलिए, बीच में नहीं मेरे भाई, डिस्टर्ब। आप बोलिए कम्युनल एलिमेंट, आप बोलिए करप्ट एलिमेंट, 24 परिवारवादी एलिमेंट। अखिलेश जी 4 करोड़ लोगों को एक बार भी गैस कनेक्शन नहीं ले पाए, 7 करोड़ लोग एक बार ही रिफिल करा पाए, जीडीपी 10% हो गई ना, निवेश 29% हो गया ना, वायु प्रदूषण खत्म हो गया ना। तो ये दूसरी बात, हमारा इतना अच्छा देश है, इतना अच्छा देश है। सुनिए, आपने कितने घर बनाए गरीबों के, यही गिनवा दो ना, मेरा मुंह बंद करवा दो। ठीक है। अरे यार, तुम्हारे पास बेसिक नॉलेज नहीं इस आदमी के पास। इंदिरा आवास योजना किसने शुरू की? कितने बनाए? कौन बना आंकड़ा रहा है? तो दो। उसी योजना को तुम नाम बदल करके, एक मिनट रुकिए, बीच में नहीं जी, आप योजना को नाम बदल दें। आपने अपने योजना में कितने बनाए? वही इंदिरा आवास मुझे योजना दूसरे के मेहमानों तहत को घर इन कराना मिलते है। हैं, शहजाद और उसका अखिलेश जी, नाम लंबी आपने चर्चा चलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। आप लोगों की लंबी चर्चा चलेगी, लेकिन मुझे दूसरे मेहमानों को इन कराना है। कपिल अभी तक श्रीवास्तव, ये कलीमुल डिस्टर्ब, हफीज। मैं जा रहा हूँ जी, मैं इस तरह से बहस नहीं करता, मुझे आप लोग डिस्टर्ब करा रहे हैं। कौन डिस्टर्बेंस किया? आपने कम से कम 10 पॉइंट उठाए, अभी आपने 10 पॉइंट उठाए हैं। दूसरे भी विपक्ष के लोग हैं, वो अलग से थोड़ी बोलेंगे। आप खुद देखिए कितना भाई, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के नेता हैं और बीजेपी के लिए थोड़े बोलने वाले हैं। यही बात तो आएगी जो आप कह रहे हैं। आप ही लोग बोलिए जी, आप ही लोग बोलिए। अगर क्या आपको लगता है, आप तो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। कितनी खामोशी से आप सुन रहे थे, 15 मिनट के बाद भी कितनी डिबेट में, तो मैं खामोशी क्या से आप करूं? सुन रहे थे शहजाद की। तो कपिल श्रीवास्तव जवाब देंगे ना उस बात का। 3rd ग्रेड की बहस कर कपिल श्रीवास्तव जी, जरा बताइए, कितने सारे मुद्दे हैं जो अखिलेश प्रताप सिंह गिनवा रहे हैं। आप बीजेपी के प्रवक्ता के नौकर की तरह से सुन रहे थे। समस्या ये है, बीजेपी के प्रवक्ता के नौकर की तरह से सुन रहे थे। आपको बीजेपी का प्रवक्ता लगता है। कपिल श्रीवास्तव बोलेंगे ना, सुनिए ना आप। कपिल श्रीवास्तव को बीजेपी का प्रवक्ता बना रहे हैं। अरे मेरी बात तो होने दीजिए। कर रहे हैं आप। सवाल कपिल श्रीवास्तव बोलेंगे, आप बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे हैं। मेरी बात तो होने अरे आप दीजिए। रुक जाइए, आपकी बात आ गई। अरे आपको थोड़ा सा थमिए। आपको क्या करना है कपिल श्रीवास्तव, ये गोदी मीडिया को क्या करना अब समस्या ये है, मोदी करना है ना। समस्या ये है कि जो आप बोले वो प्रसारित करते रहे ब्रॉडकास्ट। इतना लंबा तो राहुल गांधी का भाषण भी नहीं होता जितना लंबा आप बोल गए। कपिल श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल यह है कि इतने सारे मुद्दे हैं जिनको गिना रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी खुद भी, लेकिन फिर भी ये कब्र वाले नारे लगाने क्या बीच बीच में जरूरी हो जाते हैं, जो बूस्टर दे जाता है? प्रधानमंत्री ने 3 बार इस्तेमाल कर लिया उस नारे का। देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि इस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग से सभी राजनीतिक दलों को बचना, क्योंकि ये मुद्दों को भटकाने की एक नीति है जो भारतीय जनता पार्टी को, उसको खाद और रसद मिल जाती है, और वही मिली है जो मोदी जी इस समय लगा रहे हैं। क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठ करके प्रधानमंत्री होकर के वो किसी, अगर अमेरिका में जाते हैं तो किसी का चुनाव प्रचार तक कर देते हैं, जबकि वो प्रोटोकॉल के विपरीत काम है जो उन्होंने वहां पर किया। क्योंकि आप तो दूसरे की सरकार है, फिर आप सोचिए कि क्या होगा। तो हमारे मोदी जी थोड़ा भावेश में भी आ जाते हैं, और तमाम हमारे अखिलेश प्रताप सिंह जी ने गिना भी दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या क्या कहा। अनुराग ठाकुर साहब से लेकर के और साध्वी निरंजना के जो शब्दावलियां थी, शायद हम प्रयोग भी नहीं करें उन्हें, और आप भी नहीं चाहेंगे कि हम प्रयोग करें। तो इस तरह की चीजें हैं। प्रधानमंत्री जी ने वो कुत्ते की पिल्ले की तुलना भी कर दी थी कार के नीचे से, वो सब आपके सामने। मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूं कि वाकई अगर प्रधानमंत्री जी ने बहुत मेहनत की है तो ये बता दें कि इन्होंने ये किसानों के लिए जो बिल लाए थे राष्ट्र हित में और किसानों के हित में, उसमें 800 किसानों को शहीद क्यों करा दिया? उनकी कब्र क्यों खोद दी? भाई 800 किसानों की कब्र खुदी कि नहीं खुदी? और उन्हीं के वेग पे आकर के अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने उकसाया अपने पुत्र को कि हम 5 मिनट में किसानों को उठा देंगे, और उनके पुत्र ने थार गाड़ी चढ़ा करके 4 किसानों को कब्र में लटा दिया कि नहीं लटा दिया?
तो ये तो लिटाने का काम कर रहे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, अद्वितीय रूप से है, महंगाई अद्वितीय रूप से डबल डिजिट में बनी हुई है। 10% पे जो व्यक्ति जीडीपी पाया, जो कहते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें बनाना है, आपने सेस और सरचार्ज लगा करके आपने दुगना जो है राजस्व पाया है कि नहीं पाया है? भाई कहां 2.25 लाख करोड़ रुपए और कहां आज आप 18 के बाद ये 22-23 के अंदर आपने कितना पाया? 5.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। और हमारे मित्र कितना अच्छा गिना रहे थे कि देखिए आज जो प्रति व्यक्ति आय है बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। तो ये नहीं बता रहे हैं कि 3 गुना आपने जो महंगाई बढ़ाई और साथ में जो आपने चंद पूंजीपतियों का जो गोदाम भर दिया, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपए गटक गए, तो उस पर एक इंक्वायरी नहीं है अदानी साहब पर, वो आपके सामने है। अरे प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है माननीय मित्र? उसमें खोंचे वाले से लेकर अंबानी तक की आय जोड़ी जाती है। और ये विषमता जो आपके समय में बीच में बढ़ी है, 40% लोग जो हैं, 40% संपदा 2% लोगों के पास है। ये आपने देखा है कि कितना आपने वर्ग विभेद किया है, और आप उनकी आय जोड़ करके आप ठेले वाले की आय नहीं बढ़ा सकते हैं। मैं तो आपको तार्किक रूप से प्रश्न पूछ रहा हूं, मुझे उत्तर दीजिए। ठीक है, आप अगर अब उत्तर दीजिए निकालने के लिए मैं संगीत रागी साहब को इन कराऊंगा, फिर शहजाद पूनावाला इसका उत्तर देंगे, लेकिन पहले संगीत रागी के अंदर जी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कृषि है उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में रखेंगे। ठीक है, और उद्योग जो विनिर्माण आपका माइनस में जा रहा है उसकी चीजों को छुपाएंगे, आधार वर्ष को चेंज कर देंगे, तो एक फ्रॉड की जीडीपी क्रिएट करेंगे कि नहीं करेंगे? जैसे आपके मित्र अदानी साहब कर रहे हैं। देश की ठीक, अब उत्तर दीजिए इस बात का। उन्हीं के हाथ में संगीत रागी जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? और विशेष रूप से जो विषय है कि अगर इतने व्यापक और इतने गंभीर विषय विपक्ष के पास हैं, तो फिर ऐसी छोटी तकरीरें क्यों शुरू हो जाती हैं? देखिए, विपक्ष ये सारे चीज़ों को लेकर के 2019 के चुनाव में भी गया था, डीमोनेटाइजेशन को लेकर के, और उसके बाद बहुत सारे चुनाव हुए, विपक्ष पिट गया राजनीति के मैदान में। बीएसपी और एसपी दोनों साथ साथ लड़े, कांग्रेस समाजवादी पार्टी दोनों साथ साथ लड़े। इनके साथ मुकाबला के बावजूद भी बीजेपी ने इनको उत्तर प्रदेश में पटकनी दी, क्या पूरे भारतवर्ष में पटकनी दी। देखिए, आज के दिन में जितनी भी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें सबसे ज़्यादा गतिमान, तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था जो है वो भारत की ही अर्थव्यवस्था है। विश्व के जितने जितने विकसित देश है, उनका जो ग्रोथ है वो एवरेज 2.7 से 3%, 3.4 के आसपास है। इससे ज़्यादा किसी का नहीं है। जर्मनी ले लें, अमेरिका ले लें, यहाँ तक कि चीन की भी। आप भारत का जो आकलन है वो 6% के आसपास का है। महंगाई दर जब यूपीए की सरकार थी तब 10.6% था, आज 6.2% है। पता नहीं किस आंकड़ा से लेकर के, कपीश जी बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, पूछ लें, बहुत अच्छे, प्लीज बीच में मत बोलिएगा। एक एक करके कपीश जी आपकी बात भी पूरी सुनी गई है, उत्तर का मौका दूंगा मैं। ये आंकड़े आपने कहाँ से क्रिएट किए हैं? मैं आप तो किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ और बीजेपी के दफ्तर से आंकड़े नहीं लाता हूँ। सुन लीजिए पहले, देखिए हम आपसे नहीं करने आए हैं। एक मिनट रुक लीजिए, मैं आपको काउंटर का समय दूंगा कपिल श्रीवास्तव जी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक एक करके सारे लोग बात रखते जाएं, फिर काउंटर का समय में दूंगा। आप आंकड़े आपके कान में किसने बोले ये तो बता दीजिए ना। अरे भाई हम आपको बता रहे हैं आपको सारे उत्तर लीजिए ना सर। मैं सारे 8.5% से ज्यादा की ग्रोथ चीन की है और इकोनॉमिक सर्वे आया हुआ है ये विश्व स्तर पर। किस दुनिया से आप पढ़ करके निकले हैं? किस ने मुलायम सिंह की पाठशाला से पढ़ करके निकले हैं? 8.6% ग्रोथ। आपका दिमाग खराब हो गया है, आपका दिमाग खराब हो गया है। अरे आपका दिमाग खराब हो गया है। पूरी दुनिया का क्या 8.6% ग्रोथ है चीन का। आप अपने दिमाग का इलाज कराइए, आप अपने दिमाग का इलाज कराइए। 8.6% ग्रोथ है। आप अपने पहले दिमाग का इलाज कराइए और अभी बोलने दीजिए। ठीक है, बेटा और बेहूदगी मत कीजिए। आपने पॉइंट रख दिया कपिल श्रीवास्तव जी, बेहूदगी मत कीजिए। अभी चुप रहिए। आपके बीच में कोई मेहमान नहीं बोला है।
कपीश जी, असभ्यता और बेहूदी की मत कीजिए। आपके आप बीच अपने में टर्न कोई पर मेहमान बोलिएगा। नहीं बोला है। मैं उम्मीद करूंगा कि सारे मेहमान अपने टर्न पे बोले, जनता को समझ में आए। आपको कोई आपत्ति है अपनी मुझे बारी में लगता जाकर? है कि आप में गंवारपन है, इसके ठीक है। अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, पर्सनल मत होइए एक दूसरे से। ये कपीश गंवारों श्रीवास्तव का लक्षण है। संगीत रागी जी प्लीज। यही गंवारों का लक्षण है, यही बौद्धिक गंवारपन है। ठीक है, संगीत रागी जी, कपीश श्रीवास्तव जी, मैं दोनों से उम्मीद करता हूं कि आप भी बदतमीजी और असभ्यता और बेहूदगी आपने जारी रखा। ठीक है कपीश जी, होते हैं वही बेहूदगी करते हैं। ठीक है कपीश श्रीवास्तव जी, कपीश श्रीवास्तव जी, तू मैं की डिबेट नहीं है, जनता को सब कुछ समझ में आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों लोग विषय पे वापस आए, आपसी कमेंट करने के बजाय। प्लीज देर तक सुना, ये बीच में भचर क्या है ये? प्लीज गधे की तरह क्यों बोल रहे हो भकर भकर? प्लीज संगीत रागी जी, सुनने की कपीश हैसियत श्रीवास्तव नहीं जी, है। मैं दोनों से अनुरोध कर रहा हूं, दोनों से अनुरोध कर रहा हूं, प्लीज एक बार कंप्लीट कीजिए अपनी बात। कंप्लीट मैं इतनी देर से सुन रहा हूं। विषय पे आते हैं। इन्हीं के नेता थे जी, इन्हीं के नेता थे जो सफाई में अयासी करते थे। उस विषय पे जाए, वो विषय नहीं, मुझे बोलने दीजिए प्लीज, बहुत चीजें हो चुकी है। संगीत सुन लीजिए, इन्हीं के नेता थे जो अयासी करते थे और सहारा सीट के साथ होते थे। ठीक है, अनिल अंबानी होते थे और तुम्हारा नेता जो है वो अयासी करता था। आराम से तुम्हारा एक दूसरे के खिलाफ करता था। मैं नहीं, संगीत रागी जी, मैं प्लीज कोई सभ्यता की दुनिया नहीं थी तुम्हारे नेताओं में। मुझे किसी और मेहमान के पास जाना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूं कि डिबेट उसी विषय, उसी जगह पे आए। समाजवादी ठीक पार्टी है कपीश श्रीवास्तव, गुंडों की पैदाइश थी। ठीक है संगीत रागी जी, प्रोफेसर संगीत रागी, मैं रोकना चाहता हूं प्लीज। कपीश श्रीवास्तव आप भी रुक जाइए और मैं वापस विषय पे लौट के आऊंगा, लेकिन मैं इस बार कलीमुल हफीज को इसमें डिबेट में वापस लेके आना चाहता हूं। कलीमुल हफीज, आप किस तरह से देख रहे हैं ये बयानबाजी? क्या प्रधानमंत्री को एक बूस्टर देकर जाती है? और इस तरह की बयानबाजी चाहे तौकीर रजा करें, वो धृतराष्ट्र बता रहे हैं। देखिए, बयानबाजी तो संयम होनी चाहिए और लोकतंत्र में बयानों का बहुत महत्व है, जबान का, अल्फाज का, शब्द का बहुत महत्व है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा अपशब्द बोलती है। अभी यहीं पे बैठे हुए हमारे दोस्त संगीत रागी साहब ने कहा अय्याशी, गुंडा, और आज ही एक सांसद हैं बीजेपी की, उन्होंने कहा कि एक नेता, कांग्रेस के नेता को देश से बाहर फेंक देना चाहिए। एक ने कहा सब्जी की चाकू छुरियां तेज करा लो, ये गला काटने का काम आएगा। तो यानी, लेकिन इनके पास इतना तंत्र है, इतना इनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास संसाधन है कि ये दूसरे की तो जरा सारे पॉइंट को उठाकर खड़ा कर देते हैं और बवंडर कर देते हैं और अपने सब भूल जाते हैं। सच बात यह है कि लोकतंत्र में जिसकी सरकार है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है, उसको भारत भाषा का भी संयम रखना चाहिए और उसे नीतियों पे, मुद्दों पे बात करनी चाहिए। लेकिन चूंकि इनके पास ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तमाम मुद्दों पे विफल है, चाहे वो घरेलू मुद्दे हो, चाहे वो आंतरिक हो या फिर वो बाहरी हो। सिर्फ ये या तो ध्रुवीकरण या इस तरह का जो छलावा करके, शाब्दिक जो मतलब घुमाव फिराव करके ये जीतना चाहती है और इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। हमने ये देखा है कई हद तक इनको कामयाबी मिलती भी है, चाहे ये 80-20 कहें तब इनकी माफी है, चाहे ये पाकिस्तान भेजें, चाहे बुलडोजर करें, जो भी कहें ये सब इनकी माफी है। लेकिन कोई दूसरा बोल देगा तब जो है वो आफत आ जाएगी और पूरे देश में उसके खिलाफ फिर एक बवंडर खड़ा हो जाता है, जैसे कि आज हो रहा है। ठीक, संगीत रागी साहब। देखिए, मैं एक एक करके बोलना चाहता हूं। इन्हीं के नेता थे जो हैदराबाद में सरतन से जुदा लगाने वाले नारों के साथ खड़े थे और उनकी पैरवी कर रहे थे, उनको बचा रहे थे पुलिस थाने में। इनके नेता जो हैं वो मुसलमानों के अलावा इस देश के बारे में सोचते ही नहीं हैं और वो आधुनिक भारत के नए जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं के नेता जो हैं वो रोहिंग्याओं को तो यहाँ पर बसाने के पैरविकार करते हैं। इन्हीं के नेता हैं जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आए हुए अवैध घुसपैठियों को यहाँ पर सिटीजनशिप दिलाने की बात करते हैं, जिससे भारत की पूरी सभ्यता को खतरा है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आप क्या कह सकते हैं? इसके अतिरिक्त मैं जरा जिक्र करना चाहता हूं समाजवादी पार्टी का, जो पार्टी कार सेवकों का हत्यारा हो और सिर्फ इसलिए हत्यारा हो क्योंकि वो
हिंदुओं के खून से वो मुसलमानों की वोट की खेती करता हो, यहां तक सीमित था। मैं कलीमुल हफीज से वो पार्टी जो है वो पार्टी जाकर के कहे फिर दूसरे विषय पे की बात करें, फिर हम दूसरे विषय पे जा रहे हैं। यही मुलायम सिंह ने कहा था कि यदि और हिंदुओं को मरवाना होता तो और हिंदुओं को मारता। अरे कार्यकर्ताओं के, अब ये बताओ रागी साहब, एक बात बताओ, कार सेकून की गोली चलाने के लिए पन भी गुजर दिया है क्या? नहीं, मैंने कहा तो, अरे मैंने तो कहा मुलायम सिंह का हाथ, मुलायम सिंह का हाथ कार सेवकों के रक्त में डाल था। ना और आज भी आपकी सही ट्रैक पर ले जाना मेरी जिम्मेदारी है, उतना आप लोगों की भी है। सिर्फ वोट के लिए मैं वापस आऊंगा। तुम्हारी हिम्मत हो तो नाम लो किस नेता के। अरे भाई कौन तुम्हारी, मैं ये कह रहा हूँ, उम्मीद मैं ये करता हूँ पढ़े लिखे लोगों की तरह परिचय दें। आप भी वकील हैं, कपिल श्रीवास्तव, संगीत रागी साहब, आप प्रोफेसर हैं, एक एक करके। ठीक है, मैं शहजाद पूनावाला के पास आता हूँ वापस, इसके बाद में आऊंगा। तू मैं से बाहर निकलिए प्लीज। देखिए शहजाद पूनावाला के पास आओ। ठीक है रागी साहब, तुम्हारे ही नेता कहते थे शहजाद पूनावाला को से स्क्रीन पे गलती हो जाती है। शहजाद पूनावाला को स्क्रीन पे लेके आइए। ठीक ठीक है रागी साहब, जी शहजाद पूनावाला जी। देखिए संगीत जी का गुस्सा होना जायज है, और संगीत जी ने यहाँ पर बैठ के गुंडा किसी को नहीं कहा है। ये तो बहन मायावती ने हलफनामा देकर जो उनके ऊपर हॉस्टल कांड हुआ था उस विषय में फिर नारा भी निकला था कि चढ़ गुंडन की छाती पर वोट दबेगा हाथी पर। तो संगीत रागी ने थोड़ी बनाया था गुंडन की छाती पर, उनके साथ तो उन्होंने गठबंधन किया। तो संगीत रागी जी को बख्श देना चाहिए, जस्ट बिकॉज वो एक विचारधारा के, उनको पीटना पत्थर फेंकना उन पर और उनका सर कलम करने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मैं मुद्दे पर आता हूँ। ये भाषा की बात कौन कर रहा है? ये अकबर ओवैसी की पार्टी, ये जो अखिलेश यादव जी जिन्होंने गुजरात के गधे कहा था, आजम खान की पार्टी ये भाषा पे बताएगी। बर्क साहब ने, इनके सांसद ने सारी महिलाओं को आवारा कह दिया क्योंकि मैरिज की एज 18 से 21 की गई। ये एक सेकंड मुझे महिलाओं के प्रति देखिए, एक सेकंड रागी जी, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। रागी जी भावनाओं पर थोड़ा सा, यही गुंडों की पार्टी की। जी आराम से। देखिए मैं मुद्दों पर आना चाहता हूँ। आज मुझे बड़ा विचित्र लग रहा है। देखिए मुझे लगता है कि आपका पीसीआर अभी तक ठीक चला रहा था, उसको प्लीज मुझे, ठीक है संगीत रागी, अरे संगीत रागी जी प्लीज मान जाइए। जिस समय कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव गुंडाई का प्रतीक था समाजवादी पार्टी। अब देखिए मैं कुछ आप सबकी जिम्मेदारी है, आप सबकी जिम्मेदारी है। देखिए मैं 2-3 बातें तुरंत कर लूं। का वकील, ठीक है ना किसी पर आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं, किसी पर निजी तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं। मैं सब 2% का वकील तुम। मैं राम जी मैं विषयों पर बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि चर्चा में विषय जो है खो जाए। संगीत रागी जी भी यही चाहते हैं। एक एक करके मैं बहुत ही स्पष्ट विषय रखना चाहता हूँ। आपका थोड़ा सा कपिल आराम से संगीत रागी जी, संगीत रागी जी देखिए मैं रोकना चाहता हूँ आपके, मैं रोकना चाहता हूँ मैं तीनों से, मैं देखिए संगीत रागी जी प्लीज स्क्रीन पर मुझे देखिए दो विषय में बहुत ठीक है। एक सेकंड शहजाद जी, एक सेकंड रुक जाइए, मैं अखिलेश जी के पास जाऊंगा। एक मिनट में शहजाद मैं कंप्लीट कराऊंगा, इतना भरोसा रखिए, मैं कंप्लीट कराऊंगा आपको शहजाद। नहीं मैं ठीक है, मेरा समय, ठीक है, पार्टी का समय जल्दी, बहुत जल्दी। एक तो बड़ा विचित्र मुझे महसूस हो रहा है कि कलीमुल हाफिज जी, जिनकी पार्टी का उनका ऑथराइज स्टैंड है कि यूएस हैज लेड वॉर ऑन टेरर के नाम पे वॉर ऑन इस्लाम, आज एक हमारी साध्वी सांसद ने यह कह दिया कि जो यूएस इंटरवेंशन चाहता है वो गलत है, वो देशद्रोही की श्रेणी में है। आज ये यूएस इंटरवेंशन चाहते हैं, मतलब कि जिनको ये कहते थे वॉर ऑन इस्लाम करने वाले, उनका इंटरवेंशन चाहते हैं और हमारी साध्वी जी को ये गालियां बक रहे हैं। ठीक है, उनका विषय अधिकार। और दूसरी बात देखिए, उत्तर प्रदेश में इन्होंने किसानों की और बाकी बातें की। मैं तुरंत थोड़े आंकड़े देना चाहता हूं। किसानों को एक फूटी कौड़ी इन्होंने समाजवादियों ने नहीं दी। हमने 36,000 करोड़ की कर्ज माफी की। इन्होंने मिलकर 10 साल में जितने गन्ना किसानों की भुगतान किया, हमने 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ किया। इन्होंने छोड़ा जीडीपी तो 6th पोजीशन पर था, आज 2nd पोजीशन पर है। इन्होंने 18% बेरोजगारी छोड़ी, हमने 2% पर लिया है। इसीलिए योगी जी को समर्थन मिला। और जो मुकीम काला और मुख्तार अंसारी के इर्द गिर्द घूमते थे, आज 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी ध्वस्त की गई है। अतीक जेल में, मुख्तार जेल में, मुकीम काला, इनको समाप्त करने का काम हमारी सरकार ने किया। इसीलिए ये गुंडों वाली पार्टी को मैं आप सभी को रोकना चाहता हूं। सीधे आपको लिए चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र। सतर्क रहना है साथियों। कर्नाटका ने बीते वर्षों में जिस तरह से भारत को टेक फ्यूचर के रूप में पहचान दिलाई है,
ये समय उसे और आगे बढ़ाने का है। कर्नाटका हाईटेक इंडिया का इंजन है। इस इंजन को डबल इंजन की सरकार की पावर मिलनी बहुत जरूरी है। साथियों, एक बार फिर हुबली धारवाड़ के लोगों को तो प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं और इसी रैली में उन्होंने यह भी कहा है कि लंदन में जाकर राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है। वो विदेश में जाकर हमेशा इसी तरह का काम करते हैं, अपमानित करने का काम करते हैं और प्रधानमंत्री ने इस बात को लेकर निशाना साधा है एक बार फिर से राहुल गांधी पर। इससे पिछली रैली में प्रधानमंत्री ने कब्र खोदे जाने वाले बयान को हवाला देकर निशाना साधा था कि मैं तो काम करने में व्यस्त हूं और कांग्रेस पार्टी के लोग मेरी कब्र खोदने में व्यस्त हैं। अखिलेश जी, मैं ये नया बयान भी सुनाऊंगा जो राहुल गांधी की लंदन यात्रा पर प्रधानमंत्री ने कहा है, लेकिन आपका क्या रिएक्शन है इस बयान पर? देखिए, राहुल जी को दुनिया की एक बड़ी यूनिवर्सिटी ने, जहां से वो पढ़े हैं, वहां के लोगों ने सुनने के लिए बुलाया था और वहां उन्होंने बात की। मोदी जी को जरूर उस बात का जवाब देना चाहिए जहां से इन्होंने इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ली होगी। वहां से जा करके एक लेक्चर ऑर्गेनाइज करना चाहिए और उस यूनिवर्सिटी में जहां से इन्होंने पढ़ाई की है वहां पे अपनी बातों को उसी तरह से जवाब देना चाहिए, बात करनी चाहिए। लेकिन किसी को बर्दाश्त नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी का वो विदेश का भाषण सुनाऊं जिसमें वो भारत को कोस रहे हैं, ये तो सुना दूं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी, ये सुन लीजिए, हमारे प्रधान सुन लीजिए भाषण। पहले वो बयान सुना लेते हैं अखिलेश जी, पहले बयान से। कुछ वर्ष पूर्व लंदन में भगवान बसवेश्वर की प्रतिमा के लोकार्पण का अवसर मिला। लंदन में भगवान बसवेश्वर लोकतंत्र की मजबूत नींव का प्रतीक, अनुभव मंडपम, वो भगवान बसवेश्वर, लंदन की धरती पर उनकी मूर्ति। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। अखिलेश जी, लंदन में लोकतंत्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विदेश में जाकर, जो पूछा था शहजाद ने कि अब विदेश में जाकर शिकायत करेंगे, दूसरे मुल्कों का दखल आप चाहेंगे, यही कांग्रेस की नीति है? आप लोग झूठ बोलते हैं। किसी दूसरे मुल्क की दखल की बात नहीं कि उन्होंने तो स्वयं कहा था कि हमारी प्रॉब्लम्स है, हम लोग सॉर्ट आउट कर। मैं भी प्रधानमंत्री जी का वादा सुना रहा हूं, सुन लीजिए। जब लोग यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और लोग निकल पड़ते थे। कुछ वर्षों में तो हम ये भी देखते थे, उद्योग जगत के लोग कहते भाई अब तो यहां व्यापार नहीं करना है जी, अब यहां नहीं रहना है। और ज्यादातर लोगों ने तो एक पैर बाहर रख ही दिया। ये हमारे प्रधानमंत्री जी भारत के लिए कसीदे पढ़ते हुए मैंने नहीं, लेकिन अखिलेश प्रताप जी संदर्भ भी बताइए। प्रधानमंत्री ने ये भाषण, क्योंकि मैंने भी सुना था इसलिए मैं इसको सुन रहा था कि आप इसको किस तरह जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कुछ लोग ऐसा कहने लगे थे, कुछ लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया। कुछ ये ले आए कहने लगे थे। अरे झूठे गए, फिर पूरी बात सुना दी। आवश्यकता नहीं है, पूरा वीडियो नहीं होगा आपके पास। ये जो काटने वाला, इसी पे तो तकलीफ होती है ना आपको कि कोई कहे कि इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा, फिर आप कहेंगे कि वीडियो कटा हुआ है। अब आप बोलने नहीं देंगे, मैं आपको बोलने दूंगा ना। वो देखिए, किसको पता सब। हाँ, तो कटा हुआ वीडियो मत चलाइए ना। तो मैं बोलूं, पूरी बात सुनाइए है किस तरह से फेक न्यूज आप लोग चलाते हैं। हाँ, सबको पता है कि किस तरह से गोदी मीडिया फेक न्यूज चलाता है, कट पेस्ट करता है। तो फेक ही तो चला रहे थे आप। अखिलेश प्रताप सिंह तो सही चला ले कम से कम। सबको पता, पूरी दुनिया में फेक न्यूज चल रही है, केवल अखिलेश प्रताप सिंह तो सही चला ले, आप भी फेक ही चला रहे हो ना। बड़ी समस्या, आप बोलने नहीं देते हो।
क्योंकि सही नहीं सुन सकते हो। इसी टॉपिक पे लेक्चर था राहुल जी का। हाँ, सुनना सीखो, ये लोकतंत्र के सबसे जरूरी होता है, आपके लिए भी जरूरी है जी। सुनना सीखो, हाँ, लर्न टू लिसन। दुनिया के लोग सुनते हैं राहुल गांधी को बुला करके। अच्छा, अपने आप कैमरे आते हैं, बुला के साथ नहीं ले जाना पड़ता, भीड़ साथ में नहीं ले जानी पड़ती है, ताली पीटने वाले नहीं बुलाने पड़ते हैं, विश्वसनीयता है। तो ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो अपनी बात 9 साल 10 साल की सरकार आ गई, इसके बाद भी ये देश किस रूप में जाना जाएगा? बर्बाद दशक के रूप में भारत जाना जाएगा। मोदी जी का 10 साल बर्बाद दशक। जितने 13 प्रधानमंत्रियों ने जितना कर्जा नहीं लिया, उससे 3 गुना ज्यादा कर्जा मोदी जी ने 9 सालों में ले लिया। अभी बताया जा रहा था कि बहुत तेजी से इकोनॉमी ग्रो कर रही है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा। अभी 10 दिन पहले इन्हीं का आया है, 4.4 जीडीपी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नहीं है, इन्हीं की। मुझे प्रधानमंत्री की बाइट एक बार रिप्ले करनी पड़ेगी कि सरकार का वापस विषय पे लौट के आएंगे। नहीं मेरे भाई, फिर लौट के आएंगे शहजाद, फिर मौका देंगे। प्रधानमंत्री की बात एक बार फिर से सुनाते हैं आपको। कुछ वर्ष पूर्व लंदन में भगवान बसवेश्वर की प्रतिमा के लोकार्पण का अवसर मिला। लंदन में भगवान बसवेश्वर लोकतंत्र की मजबूत नींव का प्रतीक, अनुभव मंडपम, वो भगवान बसवेश्वर, लंदन की धरती पर उनकी मूर्ति। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से सींची गई है। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतंत्र की परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बावजूद इसके कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग भगवान बसवेश्वर का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोग कर्नाटका के लोगों का, भारत की महान परंपरा का, भारत के 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला, एक सवाल जो अखिलेश प्रताप सिंह ने भी इसके पूछा था। हाँ, इसमें बस इतना पॉइंट कि राहुल गांधी ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि विदेश का दखल हो। हाँ, उन्होंने ये भी कहा। देखिए, आप राहुल गांधी की उस समय की बाइट प्ले कीजिए, मेरे पास उसका टेक्स्ट भी है, पर वो छोड़िए, मेरे पास एक और रिपोर्ट है। निकोलस बर्न्स को भी उन्होंने 2021 में कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स शुड इंटरवीन। मणिशंकर अय्यर तो पाकिस्तान के पास चले गए थे, वो तो वीडियो आपने 500 बार चलाया होगा इस चैनल पर। और मैं कहता हूं कि उस समय पर भी राहुल गांधी ने क्या कहा कि मैं हैरान हूं कि दुनिया की जो सो कॉल्ड प्रोटेक्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं, प्रोटेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी वो है, वो यहां पर डेमोक्रेसी समाप्त हो रहा है पर कुछ कर नहीं रहे। मतलब क्या एक्शन चाह रहे हैं? तो ये इंटरवेंशन मांगना। अब इन्होंने मोदी जी का एक बयान सुनाया। अखिलेश जी, आपका तो इकोसिस्टम आज भी इस देश को अपनी मातृभूमि और पुण्यभूमि कहां मानता है? आपका तो इकोसिस्टम कहता है काफिले आते गए, कारवा बनता गया। आपने कभी कहा है कि 5000 वर्षों से ये देश है? आप तो यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, नेशन मानने को तैयार नहीं। और आखिरी बात देखिए, इकोनॉमी के बारे में तो IMF ने कहा है कि वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, पर आज एक देखिए, राम जी, मैंने बीच में नहीं बोला, राम जी ये तरीका नहीं है। 5 मिनट वो बोले हैं, 5 मिनट बोले भाई। राम जी मैं 50 सेकंड नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे साथ नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ अन्याय की पराकाष्ठा है। कितने जाहिल हो, ये क्या तरीका है? भारत गणराज्य है, पासपोर्ट होगा तुम्हारे पास, क्या लिखा है? अखिलेश प्रताप मेरे पूरे पॉइंट ऑफ फ्लो को आपने क्या लिखा है? आप एक एक करके बात कीजिए, आपके चैनल को इसमें क्या मजा है? अगर आप इस तरह से आप उत्तेजित करना चाह रहे हैं पैनलिस्ट को, फिर मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। दर्शक भी देख रहे हैं कि आप जब बोल रहे हैं 3 मिनट 4 मिनट बोल रहे हैं, तो कम से कम 2 मिनट तो सुनिए।
2 मिनट के बाद आपको अगर विषय का उत्तर ना मिले फिर आप टोक सकते हैं। अरे मैं तो एक बार बीच में बोल दिया, लगातार आप और किसी को चैनल पे बैठ के जाहिल बोलेंगे, जम जाती है मेरे भाई। तो भाषा का आपका चैनल भी तो एक को पीसीआर ले सकता है भाई, आपका चैनल थोड़ी टेक्नोलॉजिकली हैंडीकैप्ड है भाई। इस तरीके से हम यहाँ पर चर्चा करने आते हैं, तू मैं और गाली गलौज की डिबेट करनी है तो प्लीज मैं तो नहीं आ सकता ऐसे। अब मुझे अपनी अंतिम बात समाप्त करनी चाहिए। देखिए, महाभारत में भी कहा गया है कि जब पांडव और कौरव एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे तो 5 बनाम 100 होते थे, परंतु जब वो विदेशी ताकत के खिलाफ होते थे तो 105 होते थे। आज पांडव कौरवों से कह रहा है कि विदेशी ताकतों को क्यों न्योता दे रहे। और आखिरी बात, देखिए, अभी एक बहुत ही बुरी टिप्पणी की गई और हमारे साथ एक शिक्षा के क्षेत्र में बैठे काम करने वाले व्यक्ति है। इन्होंने क्या कहा कि हमारे नेता विदेश की यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तुम्हारे नेता कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी से पढ़े। मतलब कि भारतीय यूनिवर्सिटी, भारतीय एजुकेशन सिस्टम, भारत के शिक्षकों का अपमान किया गया है। मतलब कि केवल विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री की वैल्यू होती है। राम जी, आप विदेश में पढ़े हैं, मतलब अगर आप विदेश की डिग्री ना हो तो आपकी डिग्री की कोई महत्वता नहीं। ये इस प्रकार की भावना की वजह से ही आज कांग्रेस की कब्र खुदती जा रही है। नॉर्थ ईस्ट से लेकर सब जगह वो जीरो हो चुके हैं। ठीक, संगीत रागी जी। देखिए, राहुल गांधी कोई अपना अक्ल के आधार पर विदेश में नहीं पढ़े हैं, एक खानदान से जुड़े हुए थे इसलिए विदेश में पढ़े हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी का जो भारत की सोशल मीडिया में जिस प्रकार का जो टिप्पणी थी राहुल गांधी के खिलाफ, उनके बयानों के कारण मैंने री इन्वेंट कर लिया है। मैंने पहले वाला जो राहुल गांधी था जिसे लोग पप्पू उप्पू कहते थे, हमने उसको मार दिया है। हम एक नया अवतार के रूप में है। लेकिन उनसे भारत की विदेश नीति पर गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में जब पूछा गया तो उनको ये समझ में नहीं बात आई कि गुट निरपेक्ष आंदोलन होता क्या है। और उन्होंने एक 8वें क्लास का जो बच्चा उत्तर दे सकता था वह भी उत्तर उन्होंने नहीं दिया। तो राहुल गांधी का जो IQ लेवल है, राहुल गांधी कहते हैं हमको बोलने नहीं दिया जाता है। देश के संसद में सबसे कम भागीदार बनने वाले लोगों में से राहुल गांधी उनमें से एक हैं। एक भी भाषण राहुल गांधी का भारतीय संसद में, एक बार उन्होंने कहा था कि जब मैं बोलूंगा तो तूफान आ जाएगा, पता लगा कि वो छुड़छुड़ी भी साबित नहीं हो पाया। तो ऐसे में जो व्यक्ति इतना फेलियर रहा हो राजनीति में, वह जिसको कहता, प्रधानमंत्री ने बहुत सही कहा था, एक फूटे हुए बम को आप बार बार आप चाहते हैं कि उसकी ब्रांडिंग करें। राहुल गांधी का ब्रांडिंग नहीं हो सकता। 4000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद उनका DNA वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है, न बौद्धिक तौर पर न राजनीतिक तौर पर, कहीं भी वहीं से भी उनमें परिपक्वता का, अशिक्षा का और अज्ञानता का, तीनों का परिचय उन्होंने अपने बौद्धिक स्तर पर किया है। लेकिन जिस विषय पे बात हो रही है ना, जो अखिलेश प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि गलत उसका इंटरप्रिटेशन हो रहा है, राहुल गांधी की बात मैं सुना देता हूं दर्शकों के लिए। दर्शकों के लिए वो राहुल गांधी की बात भी सुननी चाहिए। गलत नहीं है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, उसको 10 सेकंड में आपको खत्म कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो उनको कहना था उसका इम्प्लिसिट, पहले राहुल गांधी की वो बात, बिल्कुल मैं बात सुना देता हूं दर्शकों को, पूरी बाइट सुना दें, इसके बाद फिर आगे चर्चा बढ़ाते हैं। Indian democracy is under pressure, is under attack, right? I'm an opposition leader in India, and we are navigating that space. What's happening? The institutional framework, which is required for a democracy, parliament, a free press, the judiciary, just the idea of mobilization, just the idea of moving around, these are all getting constrained. अखिलेश प्रताप सिंह, आप 10 सेकंड। मैं एक छोटी टिप्पणी, देखिए, भारत की लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है। भारत के लोकतंत्र ने कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया है। अब अखिलेश प्रताप सिंह, भारत के लोकतंत्र ने, सुन लीजिए 10 सेकंड, भारत के लोकतंत्र ने गांधी परिवार की राजनीतिक वजूद खत्म कर दिया है, पारिवारिक पार्टियों का वजूद खत्म कर दिया है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप कह रहे हैं देखिए लोकतंत्र पे खतरा है, राहुल गांधी की सारी बात हम सुनाते हैं, जो वो कहते हैं वो सुनाते हैं, आप यहां बैठ के बोल के कुछ भी चले जाते हैं और आप कह रहे हैं लोकतंत्र पे खतरा। सुनिए राम मोहन, कैसा खतरा है? सुनिए मोहन जी, राम मोहन जी सुनिए, देखिए ये डरे हुए लोग हैं, देख रहे हैं ना राहुल गांधी से कितना डरा हुआ। हर खोटा सिक्का जो असली से डरा होता है।
हर बौना हो कद्दावर से डरा होता है। वही हाल है आज बीजेपी, आरएसएस और हमारे प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि वो झूठ के गुब्बारे पे हवा बनाए पड़े हैं। उन्हें ये डर रहता कि कोई भी छोटा सा पिन हवा निकाल सकता है, एक छोटी सी सच्चाई इन गुब्बारे की हवा निकाल सकती है। ये डरे हुए लोग हैं। मुख्य अपोजिशन पार्टी भी नहीं बन पाए हैं। 4 जजों ने बैठ करके आप मुख्य अपोजिशन पार्टी भी नहीं बन पाए हैं 2019 में। ये खामखा भाई, गुजरात में आप बुरी तरीके से पिट गए हैं। आपका तो 5 साल में, मैं आपसे नहीं उलझना चाहता, 5 साल में तो आपका 3 बार मुखौटा बदला। पहले आरएसएस विचारक आते थे, फिर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आते थे, अब राजनीतिक विशेषज्ञ आने लगे हैं। कितने चेहरे हैं आपके बीच में। पर्सनल मत होइए, एक बार फिर से डिटेल हो जाएगा। हम लेकिन किसी नेता के दरबार में उसके चप्पल नहीं उठाते हैं। मुखौटा इस देश को खतरा है। हम दरबार में जाकर के चप्पल नहीं उठाते हैं। सुनिए, नहीं बनते। मैं दोनों से मेरे भाई अखिलेश जी कंटिन्यू कीजिए। परेशान मत होइए, बात रखने दिए, परेशान मत होइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सुप्रीम कोर्ट में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि किस तरह से लोकतंत्र, आडवाणी जी ने चिट्ठी लिखी थी, बताई थी बाकायदे, बताने की आवश्यकता नहीं है। आज भी किस तरह से जांच एजेंसियां और विभाग काम कर रहे हैं। किसी के घर पे करोड़ों रुपए कर्नाटक में मिले, प्रधानमंत्री जी गए हैं वहां, ईडी सीबीआई गई कि नहीं गई बीजेपी के एक नेता के घर पे? तो बताने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई सफाई देने की आवश्यकता है, ना बीजेपी वालों को देने की आवश्यकता है। हमें ऐसा सब लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। आज इस देश पे हर व्यक्ति पे, जब मोदी जी आए तो 40,000 रुपए कर्जा था। आज जनसंख्या भी बढ़ गई है, उसके बावजूद हर व्यक्ति पे 1 लाख से ज्यादा का कर्जा है। जवाब एक सेकंड बस। 3 गुना से ज्यादा कर्जा इन्होंने 9 साल में लिया। प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र में बात मित्रों का 15,000 लोकतंत्र और भाषा पे बात कर, मित्रों का माफ कर दिया। पहले लोकतंत्र और भाषा पे बात इसका तुरंत जवाब देखिए 2-3 शहजाद पूनम, आप लोग डेमोक्रेसी का गला घोट रहे हैं हम लोग। देखिए ऐसा है कि कुछ लोग जो है वो, देखिए राम जी आपके पीसीआर को हर समय, एक सेकंड शहजाद, ये अखिलेश प्रताप जो है, देखिए आपके पॉइंट आए हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि आपको धारा प्रवाह 50 मिनट बोलने दिया जाए? आप लोग तो इनको शांत करने में 4 समस्या है। 10 मिनट केवल इनको शांत करने में चलेगा। भाई क्या डिबेट है ये? जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, कुछ लोग इंडिया इज इंदिरा और परिवार तंत्र को लोकतंत्र मानने की भूल करते हैं। इसलिए जिन लोगों के डीएनए में इमरजेंसी है, जिन्होंने हर संस्था का गला घोटा, यहां तक कि किशोर कुमार का गला घोटा, वो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे। उन सुप्रीम कोर्ट के जजेस में रंजन गोगोई भी थे। तब रंजन गोगोई उनके लिए महान थे, और जब रंजन गोगोई ने राम मंदिर का फैसला सुनाया तो रंजन गोगोई को देश का सबसे बड़ा दुश्मन बता दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं अखिलेश जी को पता होगा जस्टिस बारुल इस्लाम कौन थे? पहले लोकसभा के सांसद, फिर हाई कोर्ट के जज, फिर लोकसभा के सांसद, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज। रिटायरमेंट के बाद उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया और फिर से सांसद का टिकट दे दिया गया। पर मैं इस पर आना चाहता हूं, मैं अब मेन मुद्दे पर आना चाहता हूं। आपने जी न्यूज ने सही बाइट नहीं बताई, ये बाइट है राहुल गांधी की विदेश में। The democratic structure, it is the single most important public good. The largest, it's 3 or 4 times the size of the United States in terms of numbers. Same with regards to Europe. So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious. So-called protectors of democracy, United States and Europe seem to be oblivious कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया। अब ये क्या है अखिलेश जी, क्योंकि ये विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, इतनी भारी इंग्लिश तो ना संगीत रागी ना मुझे आती है, वही समझा दे। अखिलेश जी बताइएगा ना, मैं बोलूं? बताइए ना, सुनिए नो, बताइए ना। ठीक, मुझे राहुल गांधी के लिए कोई, इस देश को राहुल गांधी के लिए सफाई की आवश्यकता नहीं है। नहीं, उनको कोई समझ भी नहीं सकता, उनकी कोई सफाई कर भी नहीं सकता। प्लीज बीच में नहीं, अरे बीच में बोलिए ना, बीच में नहीं, बोलिए ना, बीच में नहीं। राडार से, बादलों के बीच से हवाई जहाज को राडार से बता लेने का ज्ञान सेना अध्यक्ष को देने वाले हमारे आदरणीय जी, हमारे आदरणीय जी को गटर से गैस बना लेने वाले का
टरबाइन से पानी निकाल लेने वाले का, जब जी डिजिटल कैमरा नहीं आया था तब फोटो खींच करके, जब नेट नहीं चल रहा था तो उसको ट्रांसमिट करके, दिल्ली में जब कलर अखबार नहीं छपते थे तो उसमें कलर फोटो छपा करके ये ज्ञान देने वाले साहब जी का ये ज्ञान तो अतीत में जाएंगे। वर्तमान का आपने कहा था कि ऐसा कोई बयान नहीं दिया, शहजाद कह रहे हैं वो बयान दिया, उसका जवाब नहीं है क्या कोई? बताइए ना। कट पेस्ट फोटोशॉप या राहुल गांधी के किसी बयान को फोटोशॉप हो गया, देने की आवश्यकता नहीं है। वो एकदम आप लोग सिर्फ झूठ बोलते हो, झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करते हो। बात करो ना देश की इकोनॉमी पे, बात करो ना रोजगार पे, कारोबार पे, कहां पहुंचा दिया आपने? देश की डेमोक्रेसी, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, अच्छी इकोनॉमी। इसमें ये यूएस वाले मुझको तो सिर्फ डिस्टर्ब करता है, हर कोई सिर्फ डिस्टर्ब करना ही काम नहीं, इसमें डिस्टर्ब क्या है? सवाल यह था कि क्या इसमें यूएस वाले मदद करेंगे? बात सुनना आपने तो खारिज कर दिया ना सीधा कि ऐसा कुछ नहीं दिया। आप बता रहे हैं कि ये काट के इधर से लाए उधर जोड़ दिया। सुनिए, बीजेपी मतलब आप ये केवल खारिज करने में लगे रहेंगे। राहुल गांधी, ठीक है। अब मैं दो मेहमानों के पास और जा रहा हूं जिनसे चर्चा बहुत कम हो सकी है। सुन तो लीजिए, कपिल श्रीवास्तव है हमारे साथ। कपिल श्रीवास्तव, पॉइंट ये है कि कई चीजें ऐसी हैं जिनका डिफेंस नहीं होता, तो आप कह दीजिए ऐसी कोई बात कही नहीं। क्या ऐसी स्थिति आ रही है कांग्रेस के सामने? देखिए, ऐसी स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे ज्यादा, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था 2014 में, जिस तरीके से वो कह करके आए थे, वो क्या सारी चीजें हुई? बुलेट ट्रेन चली नहीं, जो हमारे काला धन विदेशों में था वो वापस आया नहीं, बता भी नहीं पाए। डिमोनेटाइजेशन जिसके वजह से किए, पूरा का पूरा धन वापस आ गया, काला धन बता नहीं पाए किसके पास है। और मैं सबसे बड़ी चीज ये कह रहा हूं कि देखिए, इतने बड़े नेशनल चैनल पे बैठ करके और फक्र से झूठ बोलने में कुछ लोगों को बड़ा आनंद आता। मैंने IMF का 20 देशों का मैंने निकाल दिया है, और मैं प्रोफेसर साहब से कहूंगा, कम से कम बौद्धिक वर्ग से आप हमारे आते हैं, इस तरह की हम लोगों के बीच वार्तालाप नहीं होना चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है, और दुख है अपने लिए भी है कि मैंने आपके लिए कहा। आपको मैं ये कह रहा हूं कि इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट की 5.7 गिनाते जा रहा हूं। चाइना जिसको ये कह रहे थे सबसे कम 8.1, और भी मैं आपको दिखा देता हूं जापान। किस वर्ष का है भाई? चक्कर ये है कि कम से कम आप जब कहिए, आप तो कह रहे थे चाइना हमसे पीछे चल रहा है, 8.1 है और हम 3.2। जर्मनी जो है लेटेस्ट आंकड़ा, भारत तेजी से बढ़ने वाला है। अब साल बताइए आंकड़े का। नहीं, एक बार आंकड़ा साल बताइए, आंकड़ा कब का बोल रहे हैं? ईयर बता दो। 3.17 और सुन लीजिए। ठीक है, ईयर बताइए। ईयर 7%। ठीक, अब मैं कलीमुल हफीज को बताने बोलिए उनको। ठीक है, कनाडा। ठीक है, कलीमुल हफीज साहब, एक टिप्पणी आपकी तरफ से, आप जरा ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि उतनी दमदारी अभी आई है विपक्ष के अंदर कि मोदी का विकल्प के रूप में कोई खड़ा हो सके? क्योंकि आपके नेता तो पता नहीं राहुल गांधी पर क्या क्या टिप्पणी कर जाते हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो हमसे पहले बहुत सारे वक्ताओं ने बोला, एक साहब ने बोला कि कार सेवकों पे, हिंदुओं पे गोली चलाने वाले हत्यारे का नाम लिया। तो मैं इनसे पूछ रहा हूं, जो गुजरात में मुसलमानों पे जो गोली चलवाई थी उस हत्यारे का क्या नाम है? जो मोरबी ब्रिज जो टूटा और उसमें इतने लोग मर गए, उस हत्यारे का क्या नाम है? उसका हत्यारे का नाम भी बता दे। वो जो इंसानों को कुत्ते के पिल्ले की तरह समझता है, उसका क्या नाम है? वो भी बता दे। अब आइए कि विपक्ष में दम है या नहीं है। सच बात यह है कि ये सरकार जो रियल मुद्दे हैं उनसे बिल्कुल भागना चाहती है, खास तौर से जो उसके मित्रों की जो पकड़ हुई है और 10-12 लाख करोड़ का उनको घाटा भी हुआ है, और ईडी सीबीआई को अभी तक उनका पता नहीं मिला है, लेकिन विपक्ष के नेताओं के सबके उसके पास पते मालूम है। उसके अपने एमएलए की 8 करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं, वहां पे ईडी सीबीआई नहीं जाती है, लेकिन दूसरी जगह किसी को अपने कस्टडी में लेके किसी से बयान दिलवा के उसकी जगह उसे नेता मिल जाते हैं। ठीक है सर, हमारे पास ये जो खेल चल रहा है, आपकी बात का भी उत्तर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग जो चल रहा है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको भी समय नहीं दे पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ ताल ठोक के मैं अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।